नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज आपकी क्लास 4 है, यानी आज हम 4 क्लास कंप्लीट करेंगे और हमने 3 क्लास पहले कंप्लीट कर ली हैं और ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस पृथ्वी हमारा आवास, इस बुक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और साथ ही हमारी ये जो क्लास 6 की जब सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 7 की भी हम पढ़ेंगे और 7 के साथ-साथ फिर हम 8 की भी बुक पढ़ेंगे। सारी बुकें आपको पढ़ाई जाएँगी, तो चैनल पर बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। हमने 3 क्लासें पढ़ ली हैं और इसमें हमने पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ लिया है और सूर्य के बारे में, सौरमंडल के बारे में। ये सारे अध्याय आपके कंप्लीट हो गए हैं और साथ ही साथ सारे अध्याय मैं आपको बारी-बारी से कंप्लीट कराती रहूँगी। तो आज हम पढ़ेंगे मानचित्र। तो चलो शुरुआत करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन ये एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। यानी ये हमारी पृथ्वी और पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल है और इसको हम चपटी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो मानचित्र होते हैं, मानचित्रों पर हम इस तरीके से यानी चपटा भाग हम पृथ्वी का दिखा सकते हैं। यानी एक भाग को हम भूभाग को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ग्लोब पर इस तरीके से हम नहीं पढ़ सकते। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग-अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। यानी मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं अभी हम नीचे पढ़ेंगे। और जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ एक किताब की तरह रख दिया जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, एटलस बन जाता है। और एटलस की प्रकारों को विभिन्न अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, तो भौतिक मानचित्र कौन कौन से होते हैं, यानी इसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया जाता है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं, या भौतिक उच्चावच हैं। तो इन सबको जिन मानचित्रों में दर्शाया जाता है वो हमारे भौतिक मानचित्र होते हैं। राजनीतिक मानचित्र जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। यानी राजनीतिक मानचित्र में आपके राज्य हो जाते हैं, नगर हो जाते हैं, शहर हो जाते हैं, गांव हैं। इस तरीके से इन सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है और ये हमारे राजनीतिक मानचित्र होते हैं। मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊँगी जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और सीटेट के एग्ज़ाम में वैसे तो आप चाहे कहीं से भी पढ़ाई करते हो, लेकिन एक बार आपको एनसीईआरटी ये जो बुक्स हैं तो इनको अवश्य पढ़ लेना चाहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाने चाहिए। ये आपकी बेहतर तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप चाहते हो कि पहली बार में ही सीटेट हमारा क्लियर हो जाए, कहीं भी कोई भी डाउट न रहे। तो डाउट न रहने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़नी चाहिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट भी अवश्य लगाने चाहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे चैनल पर डेली वीडियो देख सकते हो। और फिर आप अन्य किसी भी माध्यम से पढ़ना चाहें वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाने हैं और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़नी है। और मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं जहाँ आपको पेपर फर्स्ट के लिए भी एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएंगी और साथ ही साथ आपको सारे प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट मैंने पेपर 2 और पेपर फर्स्ट दोनों पर दे रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करिए, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, एक साथ मिल जाएंगी, 1 बाय 1 आप इनको पढ़ सकते हैं। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं।
मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आपको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊँगी, सिर्फ़ आपको एक बुक के आधार पर, क्योंकि अब आपके पास इतना समय भी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स आपको अवश्य पढ़नी है। तो इस तरीके से मैं आपको ये सारी बुकें कंप्लीट करा दूँगी। फिर है आपका थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। यहाँ से आपका प्रश्न बनता भी है कि मानचित्र के कौन कौन से घटक हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका दूरी। तो दूरी के बारे में बात करते हैं हम। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यानी मानचित्र क्या है? एक आरेखण है, यानी जो पूरे विश्व को एक पन्ने या कागज पर दर्शाता है। और मैंने आपको कई बार ये बताया है कि आप अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अपने भारत यानी इंडिया का मैप अच्छे से आना चाहिए। आपके जो राज्य हैं उनको बहुत बार पूछा जाता है कि आपका कौन सा राज्य किस दिशा में स्थित है, और आपको दिशा निकालना भी आना चाहिए। दिशा निकालना भी हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको मैप अवश्य आना चाहिए। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, तथा ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। आप इस उदाहरण से समझ सकते हो, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, और पृथ्वी पर कितनी दर्शाएगा, यानी स्थल पर 5 किलोमीटर। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। तो आपको मानचित्र पर पैमाना निकालना अवश्य आना चाहिए। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर। ठीक है, यानी महासागरों के लिए 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाता है? 500 किलोमीटर हो जाएगा, को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। यानी ये अलग अलग पैमाना हम तय करते हैं और इस तरीके से मानचित्र बनाते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो, ये आपका यानी ये गांव दिया गया है, एक गांव का मानचित्र। ठीक है, ये एक गांव का मानचित्र है। और यहाँ देखो ये पैमाना दिया गया है, यहाँ ये पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। आपका कितना पैमाना दिया गया है? तो आपका पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो इस तरीके से आपका पैमाना दिया होता है। तो ये इसमें आप दूरी का पता लगा सकते हो। अधिकतर मानचित्रों के ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब देखो हम थोड़ा सा इन दिशाओं को जानेंगे। वैसे भी ये दिशाएं मैंने आपको कई बार पढ़ा दी हैं, कई बार बता दी हैं कि हम दिशाएं कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, ये आपके चैप्टर में आई हैं। तो ये देखो, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेती हूँ।
जो हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं तो वो इस तरीके से होती हैं कि ये आपका है, ये और ये सिर्फ हमारी इस तरीके से ये बना होता है। और ये आपका देखो उत्तर होता है, और ये नीचे आपका दक्षिण, और इधर आपका पश्चिम, और इधर आपका पूर्व। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब ये आपका उत्तर हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया, और ये जो बीच में ये जो रेखा हम खींचेंगे तो ये जो दिशा हो जाती है ये आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, और ये आपका उत्तर पूर्व, ये उत्तर हो गया आपका, और इधर ये पूर्व हो गया तो ये उत्तर पूर्व। ये आपका पूर्व है, और यहाँ दक्षिण है तो ये दक्षिण पूर्व। ठीक है, और ये दक्षिण पश्चिम। यानी इस तरीके से अगर आप इन बीच वाली दिशाओं को भी जान जाते हो तो फिर आप मैप में मतलब आपको बहुत सरल हो जाता है। ये आपका दिक सूचक होता है। ठीक है, यानी दिशा बताने वाला। अब तो मोबाइल फ़ोन से भी हम इसको लगा के मतलब और दिशा देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमारे उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अब है आपके प्रतीक। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा मुख्य घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिससे सभी आसानी से समझ सकते हैं। यानी मानचित्रों की जो भाषा होती है वो विश्वव्यापी होती है, यानी प्रत्येक विश्व में एक ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अब थोड़ा हम इन प्रतीकों को देखते हैं। ये देखो, ये रेलवे लाइन है। ठीक है, तो रेलवे लाइन के प्रतीकों को हम किस तरीके से इन तीन माध्यमों से व्यक्त करते हैं। ये आपकी बड़ी लाइन, ये मीटर लाइन, और ये रेलवे स्टेशन। इसी तरीके से ये सड़कें हैं। सड़कें हमारी दो प्रकार की होती है, पक्की और कच्ची। तो ये पक्की सड़क है और ये कच्ची सड़क है। सीमा हमारी अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला तीन तरह की होती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का चिन्ह है, ये राज्य का और ये जिले का, और यहाँ से आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं और बन भी जाते हैं। और ये जो हमारे प्रतीक है इनको ज़्यादातर आप सब लोग जानते ही हो। ये आपकी नदी है, ये कुआं है, ये तालाब है, ये नहर है, और ये आपका पुल है। और ये मंदिर, ये आपका गिरजाघर, मस्जिद, और ये छतरी। इस पीओ यानी इन अक्षरों से आप पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, और ये आपका पुलिस स्टेशन। ये आपकी बस्ती को दर्शाता है, ये कब्रिस्तान को दर्शाता है। कहीं पर आपको पेड़ पौधे मानचित्र में दिखाने हैं। ठीक है, तो ये आपके पेड़ हो जाते हैं, और ये आपका घास का मैदान हो जाता है, यानी यहाँ आपकी घास होती है। इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। ये रूढ़, आगे पढ़ते हैं। प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। अभी हमने सारे पढ़ लिए हैं, कंप्लीट भी कर लिए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी ये कुछ रंग भी हैं जो दर्शाए जाते हैं, और ज़्यादातर ये सभी लोग जानते हैं। ये देखो, इसमें आपके ये दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो नीला रंग हमारा ये देखो पानी के लिए यानी नदियों के लिए दर्शाया जाता है। हरा रंग ये पेड़ पौधों के लिए हो जाता है आपका। और भूरा रंग पर्वतों के लिए होता है, और पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस तरीके से आप इनके नोट्स भी बना सकते हो, और या फिर आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिए। आपको एनसीईआरटी में ज़्यादा रटने का कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ये इससे क्या है कि यहाँ से आपके प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, लेकिन जो प्रश्न आपके डाउट वाले होते हैं, यानी आपने यही चीज़ें बहुत सी जगह से पढ़ी है, बहुत माध्यमों से पढ़ी है, शुरुआत से लेके आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ते आ रहे हो जो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। और लेकिन क्या होता है कि इसका मतलब डाउट वाली चीज़ आ जाती है,
तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यानी जब डाउट वाले प्रश्न आते हैं तो एनसीईआरटी में जो भी दिया होता है वही आपका मान्य होता है, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। रेखा चित्र, अब बात करते हैं रेखा चित्रों की। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। फिर है आपका खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। अब आपके अभ्यास प्रश्न हैं और इन अभ्यास प्रश्नों से आपके प्रश्न भी बनते हैं। तो जैसे कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं। तो मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों होते हैं? मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? वृक्षों के विवरण को दर्शाने वाले मानचित्र हैं, कौन से हैं आप बताइए? भौतिक है, थीमेटिक है, राजनीतिक है। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए कहा जाता है? मैदानों, पर्वतों, जलाशयों। दिक्सूचक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये आपके प्रश्न हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। तो आपको सारे ये चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। चैनल पर बने रहें और वीडियो को शेयर अवश्य करें और लाइक कमेंट अवश्य करें। आपके लाइक कमेंट करने से हम खुद भी मोटिवेट होते हैं, जैसे कि हम आपको मोटिवेट करते हैं उसी तरीके से आप हमें भी मोटिवेट कर सकते हो, बस एक कमेंट करके प्यारा सा और एक लाइक करके और वीडियो को शेयर करके। हम आपके लिए मतलब वीडियो लाते रहें, बनाते रहें। और जब आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो थोड़ा हम भी मतलब उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो जब हम आपका इतना ख्याल रखते हैं, आपकी तैयारी के लिए एक छोटा सा प्रयास जब हम कर सकते हैं, तो आप एक छोटा सा प्रयास हमारी खुशी के लिए लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।